कर्नाटक का कन्नड़ हामी तंजीमों ने आज एक दिन का रियासतगीर बंद का ऐलान किया था और बंद की वजह से रियासतगीर पैमाने पर आम जिंदगी मुतासिर नजर आई। एहतजाजियों का दावा है कि कई कैब, ऑटो और ट्रेड यूनियनों ने भी इस बंद को अपनी हिमायत दी थी। हालात की नज़ाकत को देखते हुए इंतजामिया ने हिफाजत के सख्त इंतजाम पहले से ही कर रखे थे। सरोजनी महिषी की रिपोर्ट को नाफिज करने की मांग को लेकर बुलाए गए हड़ताल के दौरान कई जगह पर पुलिस से नोकझोंक भी हुई है। महिषी की रिपोर्ट ने प्राइवेट सेक्टर और सरकारी नौकरियों में कन्नड़ लोगों को तरजीह देने की सिफारिश की थी। हालांकि कर्नाटक सरकार पहले ही कह चुकी है कि वो सरोजनी महिषी रिपोर्ट को लागू करने को लेकर काम कर रही है और आज एक बार फिर से सीएम बीएस येदियुरप्पा एहतजाजियों के बीच आकर उनकी बातों पर गौर करने की यकीन दहानी कराते नजर आए। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए जी मीडिया नुमाइंदे बेंगलोर से जयपाल शर्मा जुड़ गए हैं। जयपाल, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे जो बंद बुलाया गया था उसका कितना असर देखने को मिला और इससे कौन कौन सी जो सर्विसेज है उसको नुकसान पहुंचा है या फिर उसके अंदर बंद का असर देखने को मिला है? देखिए, जैसी उम्मीद जताई जा रही थी कि ये बंद बहुत बड़ा होगा, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। एक तरह से हम कह सकते हैं कि बंद का बहुत ज्यादा असर सामान्य जनजीवन पर नहीं पड़ा। हालांकि कल इस बात की उम्मीद की जा रही थी कि शायद जो सरकारी बसें हैं या जिस तरह से टैक्सी यूनियन ने अपना सपोर्ट दिया था तो वो बंद काफी असरदार होगा। लेकिन सुबह से ही जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, बंदोबस्त किया गया था, हर जगह पर पुलिस मौजूद थी, खासकर बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पे, और एक तरह से सभी सर्विसेज जो है वो सुचारू रूप से चलती रही। बैंगलोर यूनिवर्सिटी ने अपने पीजी के एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया था। बाकी जो यूनिवर्सिटीज हैं या कॉलेजेस हैं वहां पर सामान्य रूप से पढ़ाई हुई। हालांकि जो कर्नाटक रक्षणा वेदिके या जो भी प्रो कन्नड़ा ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने इस बंद का कॉल किया था उन्होंने प्रदर्शन जरूर किया। रेलवे स्टेशन से लेकर के फ्रीडम पार्क तक उनको प्रदर्शन करने की इजाजत दी गई। वहां पर उन्होंने एक बार फिर से जोरदार मांग उठाई कि इस जो रिपोर्ट है इसको जो है लागू किया जाए, सरोजनी महिषी की रिपोर्ट को। येदियुरप्पा कल ही कह चुके थे कि वो इस मामले पर पूरी तरह से उन लोगों के साथ है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो बंद से आवाज जरूर हुई, लोगों तक मांग जरूर पहुंची, लेकिन इसका सामान्य बिल्कुल इसका असर जरूर नहीं हुआ होगा। लेकिन जयपाल, एक चीज समझना चाहेंगे, जो सरोजनी महिषी की रिपोर्ट है उसमें क्या क्या सिफारिशें की गई है और उसको लागू करने के अंदर देरी क्यों हो रही है? देखिए सर, ये महेश्वरी की जो रिपोर्ट है इसके बारे में आप तफसील से जानना चाहें तो ये 1983 के वक्त की बात है। रामकृष्ण हेगड़े उस वक्त मुख्यमंत्री थे। उन्होंने सरोजनी महिषी जो कि कर्नाटक की पहली महिला सांसद थे, उनके नेतृत्व में कमेटी का गठन किया था और कहा था कि वो इस बात की जांच करें कि यहाँ पर जो आरक्षण मिलना चाहिए खास करके कर्नाटक के लोगों को वो कितना प्रतिशत मिलना चाहिए। 1986 में ये रिपोर्ट टेबल की गई थी और उसके अंदर में लगभग जो विभिन्न कैटेगरी है उसके अंदर में ABCD, जिसमें डी कैटेगरी में 100% आरक्षण जो है वो कर्नाटक के लिए मांग की गई थी, जबकि उसके ऊपर में थोड़ी कम मांग की गई थी, लेकिन फिर भी अधिकतम कर्नाटक के लिए कहा गया था। उसमें 58 जो है कुल रिकमेंडेशन थे, उसमें से काफी के ऊपर में अमल किया जा चुका है। सिर्फ जॉब को लेकर के, इसको लेकर के थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट का जो एक डायरेक्टिव है कि 50% से नहीं हो सकता, वो जरूर है और उसी का हल ढूंढने की शायद कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। मजीद अपडेट के लिए आपका जयपाल। सियासत में मुजरिमाना रिकॉर्ड वाले लीडरान पर काबू पाने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि सियासी पार्टियां उम्मीदवारों के नाम तय करने के 48 घंटे के अंदर उन पर दर्ज मुजरिमाना मामलों की जानकारी अखबारों, न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया पर डाले। इसके साथ ही कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को भी हिदायत दी है कि अगर सियासी पार्टी ऐसा नहीं करती है तो इलेक्शन कमीशन इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दे। इसे कोर्ट की तौहीन माना जाएगा। उत्तर प्रदेश असेंबली का बजट इजलास शुरू हो गया है, लेकिन कार्रवाई से पहले दिन यहां गवर्नर आनंदीबेन पटेल की तकरीर के दौरान जमकर हंगामा हुआ है। इस दौरान अपोजिशन ने CAA और NRC के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रिपोर्ट देखिए। नए शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ अपोजिशन की आवाजें हैं यूपी असेंबली की कार्रवाई की, जहां हंगामे के वक्त ऐवान में बैठे सीएम योगी आदित्यनाथ जमहूरी ताकत के आगे बेबस नजर आए। वहीं सीएम साहब
जो दिल्ली असेंबली इंतखाब के दौरान एहतजाजियों के खिलाफ कार्रवाई को अपनी हुसूलियाबी बता रहे थे। बजट इजलास के पहले दिन CAA समेत दीगर अवामी इशूज पर भी सवाल उठाए जा रहे थे। इस दौरान समाजवादी पार्टी के अलावा BSP और कांग्रेस के अरकान भी हाथों में तख्तियां लिए नजर आए। मुश्तरका इजलास को खिताब करने पहुंची गवर्नर वापस जाओ के नारे भी लगाए गए। अपोजिशन के हंगामे को जहां बीजेपी अपोजिशन के सामने मुद्दे के बहरान का इल्जाम लगा रही है, वहीं अपोजिशन ने हुकूमत पर आवाम मुखालिफ काम करने का इल्जाम लगाया। असेंबली के अंदर और बाहर आजमगढ़ के बिलरियागंज का मुद्दा भी छाया रहा। अरकान के हाथों में शाहीन बाग के हक पोस्टर लहरा रहे थे, जिस पर लिखा गया था कि तेरे गुरूर को जो जलाएगी वही आग हूं मैं, आकर देख मुझे शाहीन बाग हूं मैं। इस मामले को कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी लगातार उठा रही हैं। इस दौरान कल बिलरियागंज से वापसी के बाद मुतासिर ख्वातीन काफी मुतमईन नजर आईं। CAA के खिलाफ जहां मुल्कगीर पैमाने पर हड़ताल जारी है, वहीं कई रियासत में इसके खिलाफ तजवीज पास की जा चुकी है, जिसे लेकर हुकूमत और अपोजिशन में तजाद है। मगरबी बंगाल की वजीर आला लगातार पैदल मार्च कर CAA, NRC और NPR की मुखालफत कर रही हैं, तो मगरबी बंगाल के बीजेपी के लीडर CK बोस ने PM मोदी से कानून में बदलाव की अपील की। पार्लियामेंट से नए शहरियत तरमीमी कानून पास होने के बाद से कई रियासतें इसकी खुलकर मुखालफत कर रही हैं, तो कुछ NRC को अवाम के लिए खतरनाक बता रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि ऐसे कानून की क्या जरूरत थी जिसके खिलाफ अवाम सड़कों पर उतरने को मजबूर है। साथ ही हुकूमत की यकीन दहानी के बाद भी उस पर भरोसा नहीं करना एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।